नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अहम यात्रा पर रवाना। पहले चरण में घाना पहुंचने के लिए भारतीय समुदाय में खासा उत्साह। प्रस्थान से पहले वक्तव्य में पीएम ने घाना को बताया ग्लोबल साउथ का मूल्यवान साझेदार। रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगाया सवालिया निशान। कांग्रेस पर हाथ में संविधान, मुंह में सेक्युलरिज्म और जमाते इस्लामी की राजनीति का आरोप। बिहार चुनाव पर पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक। वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर मंथन। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा। क्वाड की बैठक में पहलगाम हमले की एक सुर में की गई निंदा। आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ क्वाड देशों ने भारत के साथ जताई एकजुटता। आतंकवाद और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान। और हर हर महादेव के जयकारों के साथ जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। कल से यात्रा का औपचारिक होगा शुभारंभ। और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा बेहद अहम साबित होगी। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 साल में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर घाना पहुंचेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पूर्व जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना को वैश्विक दक्षिण में एक मूल्यवान भागीदार और अफ्रीकी संघ व पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि वे घाना के साथ आदान प्रदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के साथ ही निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग की नई खिड़कियां खोलना है। उन्होंने कहा कि उनके लिए घाना की संसद को संबोधित करना सम्मान की बात होगी। एक चीज़ भारत घाना के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम दोनों की जो इकोनॉमीज़ हैं वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की। यहाँ आपने देखा होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइनिंग रिसोर्सेज हैं, घाना उनसे बड़ा समृद्ध है। ये सोने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लिथियम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बनने जा रहा है इस रीजन में। तो और दूसरी तरफ भारत की जो कैपेसिटीज़ है, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी आईटी है, हमारा स्पेस सेक्टर है, इन सब की घाना को बहुत ही ज़रूरत है। और साथ ही साथ क्या है कि हमारा इनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता भी है। तो इस कंट्री में जब आप जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप यहाँ पे एक विदेशी नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में बताया कि 3 से 4 जुलाई के बीच वे त्रिनिदाद और टोबैगो में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा देश है जिसके साथ हम गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि रही राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और हाल ही में दूसरा कार्यकाल संभालने वाली प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात करेंगे। पीएम ने कहा कि यह यात्रा हमें एकजुट करने वाले पूर्वजों और रिश्तेदारी के विशेष बंधनों को फिर से जीवित करने का अवसर प्रदान करेगी। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे। यह 57 वर्षों में अर्जेंटीना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार और G20 में एक करीबी सहयोगी है। पीएम ने कहा कि वे राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ चर्चा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
पीएम ने बताया कि दोनों देश कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों सहित अपने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम ने कहा कि संस्थापक सदस्य के रूप में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण, न्याय संगत, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि वे द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्राजीलिया जाएंगे, जो लगभग 6 दशकों में से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ब्राजील के साथ दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करने और उनके मित्र राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ मिलकर वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री की यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया होगा। पीएम मोदी ने दोनों देशों के उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के साझे इतिहास का उल्लेख किया और नामीबिया को एक विश्वसनीय भागीदार बताया। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदैत्वा से मिलने के साथ ही लोगों, क्षेत्रों और व्यापक वैश्विक दक्षिण के लाभ के लिए सहयोग के लिए एक नया रोड मैप को तैयार करने पर उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 5 देशों की उनकी यात्रा वैश्विक दक्षिण में मित्रता को और मजबूत करने के साथ ही अटलांटिक के दोनों किनारों पर साझेदारी को मजबूत करेगी और ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर जुड़ाव को और गहरा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए घाना ने भारत की अरीमा फार्म्स और CSIR क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से एक क्लाइमेट रेजिलिएंट व्हीट यानी जलवायु सहनशील गेहूं उगाने की पहल शुरू कर दी है। घाना हर साल $400 मिलियन से अधिक मूल्य का गेहूं आयात करता है। ऐसे में ये परियोजना आयात पर निर्भरता को कम करने और स्थानीय किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने अरीमा फार्म्स के प्रबंध निदेशक सलाई मणिकम से विशेष बातचीत की। में जो लोग जानते हैं वो CSIR को जानते हैं, लेकिन CSIR का एक काम घाना में भी हो रहा है। हम घाना में पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला स्टॉप है 5 देशों की यात्रा पे, और यहाँ पे भारत से लोग आए हैं घाना की लोगों की मदद करने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ सलाई मणिकम मैडम है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और 20 साल से घाना में है। अरीमा फार्म्स मैडम हैंडल करती है। मैम, घाना और इंडिया बहुत क्लोजली बहुत सारी चीज़ों में काम करे, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि CSIR जो भारत का एक बहुत ही उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे काम कर रहा है आप लोगों के साथ। CSIR का 13 इंस्टीट्यूट्स है घाना में, उसमें CRI क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हम wheat रिसर्च किए थे। Though like 2 years of research, we have tested about 326 varieties and shortlisted variety, and we have announced the wheat. Wheat नहीं होता तो क्या होता था यहाँ पे? मतलब हम लोग क्या, आपके लोग क्या खाते थे? Yeah, here you have all the millets. Maize is there, maize ज़्यादा था, and there was rice, local rice varieties भी थे. Wheat तो they were importing about $200 million का import होता था. So we have identified one region which can grow wheat, and we are trying to bring in the seed multiplication and train the farmers to grow wheat over here. तो यहाँ पे आप मतलब मुझे बता रही है कि इंडिया से साइंटिस्ट लोग जो आ रहे हैं आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और ये लोगों को पता नहीं है कि घाना में भी इस तरीके का काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, इजंट इट? Exactly, perfect. And there was a lot of interaction between the Indian scientists. We had brought seeds from Aurangabad region, Maharashtra, other regions also. कुछ ऐसा बताइए कि आप लोगों को घाना के लोगों का प्यार किस तरीके से मिला और क्या वो भारत के लिए क्या सोचते हैं? गाना लोग तो बहुत वार्म फील करते हैं इंडियन पीपल के साथ. वी डोंट फील वी आर इन अ फॉरेन कंट्री. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, एक्साइटमेंट आप भी होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, आपको भी एक्साइटमेंट। यहाँ के लोग क्या कहते हैं? और नरेंद्र मोदी जी तो वन ही इज अ प्राइड टू द इंडियन कम्युनिटी,
and he has brought lot of awareness. His speeches and his views are being followed a lot here In Ghana. in farmers, even like the when we work in the field, when we go there, the farmers, the smallhold farmers mention his name, which is very surprising. So today I had a meeting with the scientist from the University of Ghana, who is the director of the microbiology center है. उसने बोला कि हम लाइक मेरे जिंदगी में एक बार नरेंद्र मोदी जी को if I meet him, it will be dream of my life. सबका ड्रीम है इनफैक्ट, बहुत सारे मैं देख रहा था आज घाना में करीब 15,000 भारतीय हैं, सब मिलना चाह रहे हैं, एक उनका भी एक ड्रीम है. आखिरी चीज ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि भारत और घाना और कौन सी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, नॉलेज और ह्यूमन रिसोर्स का बढ़ाने का काम, लाइक द इंडियंस कैन सपोर्ट अ लॉट विद द गाना, बिकॉज यहाँ तो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है एंड फिर भी ह्यूमन रिसोर्स अब भी बढ़ाना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, भारत और घाना अब काम कर रहे हैं घाना के ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए. क्लासिक एग्जांपल है साउथ साउथ कोऑपरेशन का, भारत और घाना का ये रिलेशन. कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, घाना. और हमारे संवाददाता तापस हमारे साथ घाना से इस वक्त जुड़े हुए हैं. तापस, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं और काफ़ी उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां भी वहां पर देखी जा रही हैं. किन मायनों में प्रधानमंत्री की ये यात्रा अहम है? जी, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देश का जो ये टूर है, उसमें सबसे पहला जो स्टॉप है वो घाना में है. और मैं ये बताना चाहूँगा कि घाना जो है बहुत महत्वपूर्ण है. भारत का जो अफ्रीका आउटरीच है उसके लिए बहुत अहम है. क्यों? क्योंकि अगर घाना की और भारत की बात करें, दोनों ही हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पे हम देखें कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से इन दोनों को आज़ादी मिली, और उसके बाद दोनों ही अपने देश में आगे बढ़ने की कोशिश की. एक समय था जब यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो टूटा था, लेकिन उसके बाद से घाना ने आगे बढ़ के खासतौर से 1990 के बाद जिस तरीके से प्रगति की है वो सच में सराहनीय. खासतौर से जो अफ्रीका सब सहारा रीजन, वेस्ट अफ्रीका सब सहारा रीजन में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तरक्की की है. एक तरह से घाना जो है वो ऑयल यानी तेल का भी एक बहुत बड़ा भंडार है. वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि आज हम लोग अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की या क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये रेयर अर्थ मिनरल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ पे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है घाना से. वही घाना भारत की तरफ देखता है एजुकेशन, हेल्थ, और उसके साथ साथ जो डिजिटल पावर भारत ने दिखाया है, डिजिटल ताकत जो भारत ने दिखाई है पिछले कुछ सालों में, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को सराहते हैं. उनको वो मानते हैं कि इस तरीके से जिस विजन से प्रधानमंत्री ने भारत को लेके आए हैं पिछले एक दशक में, वैसा ही एक विजन घाना को चाहिए. और इसी वजह से ये उनके प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये जो 2 दिन की जो बातचीत होगी, आज प्रधानमंत्री दोपहर को करीब 2:30 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे. उसके बाद एक सिलसिला चलेगा, MOUs की जाएगी, एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा. दोनों देशों के बीच इस रिश्ते को आगे ले जाने में मेरे हिसाब से ये जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा कर सकता है. बिल्कुल, घाना और भारत की अगर बात करते हैं तो ऐतिहासिक संबंध है, पारस्परिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और अब जो भविष्य की साझेदारी है, ये साझेदारी किस तरह से इन संबंधों को और मजबूत करेगी? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ये साझेदारी हो सकती है? जैसे मैंने कहा, एक इकोनॉमिक पावर हाउस भारत को देखता है. इनफैक्ट ग्लोबल साउथ की अगर मैं थोड़ा सा रोकूं, अगर मैं कहूँ हमारे इंजीनियर को कि यहाँ पे मुझे एको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो थोड़ा उसको कम करें. और मैं कहना चाहूँगा कि साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारत और घाना की है, क्योंकि ये दोनों ही देश एक तरह से साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक बहुत अहम
एक तरह से एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं। एक चीज़ जो है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल मिनरल्स में घाना जो है बहुत ज़्यादा उनके पास है। जैसे मैंने कहा, रेयर अर्थ मटेरियल जो हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं दूसरी चीज़ें जो है, वहाँ पे ये रेयर अर्थ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाबा हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स की, तो सेमीकंडक्टर चिप में जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो रेयर अर्थ मटेरियल में आते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, फिर आपके जिस तरीके के दूसरे और अहम जो मटेरियल है, वो मिनरल्स हैं, वो अहम यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। घाना जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल तो मैंने कहा ही है, और भी जैसे तेल, मैंने कहा कि तेल यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसका भंडार है। तो घाना पे और एक चीज़ अहम है कि उसके आसपास के जो इलाके हैं, क्वाइटो आइवरी कोस्ट कहिए, या फिर बर्किन फूसो कहिए, या फिर और भी आसपास के जो देश हैं, वहाँ पे अस्थिरता ज़्यादा है, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बीच में घाना जो है एक तरह से रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भी यहाँ अफ्रीका में चलाया जा सकता है। और यहाँ अगर हम भारत की बात करें, भारत ने पिछले एक दशक में दिखाया है कि अगर आपके पास विजन है तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। हमने अभी बात की डिजिटल इंडिया की, हमने बात की इससे पहले कि किस तरीके से एजुकेशन में, हेल्थ में भारत बहुत आगे है, डिफेंस में भारत ने अपना लोहा मनवाया। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगातार यहाँ पे लोगों में लोग देख रहे हैं, और इन सब चीज़ों पे हम एक्सपेक्ट करें कि 3 से 4 MOUs होने की उम्मीद की जा रही है। एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, साउथ अफ्रीका की एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक ग्रुप है, उसके साथ भी भारत एक काम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि पूरे अफ्रीका के साथ भारत का एक अच्छा एक रैपो तैयार हो, एक अच्छा रिश्ता तैयार हो। उसका रीज़न मैं फिर बताना चाहूँगा कि पूरा जो अफ्रीका रीजन है, हम बार बार बात करें कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, जो भारत को आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हिसाब से अफ्रीका और घाना उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। घाना एक तरह से कह सकते हैं कि सब सहारा और वेस्ट अफ्रीका का द्वार कहा जा सकता है। बिल्कुल, वेस्ट अफ्रीका का द्वार कहा जाता है घाना को। और जिस तरह से ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री लगातार ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज़ बन रहे हैं, उसको देखते हुए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, ये जो रणनीतिक साझेदारी है, ये कितनी अहम साबित हो सकती है? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जो वेस्ट सहारा, सब सहारा वेस्ट अफ्रीका का, यहाँ पे जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डेवलपमेंट इस वक्त नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस ना के बराबर है। इनफैक्ट भारत ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, CSIR जैसे मैं कह रहा हूँ, आपने थोड़ी देर पहले जो एक इंटरव्यू सुना, एक महिला है जो यहाँ पे काम करी है करीब 12 साल से। आप सोचिए, अफ्रीका में वीट यहाँ पे था ही नहीं, ये बाहर से वीट इंपोर्ट करते थे, और वो जो है अब कोशिश की जा रही है भारत के ज़रिए कि देश में वीट इंपोर्ट ना करके देश में ही इसको उगाया जा सकता है। तो इसमें CSIR जैसे भारत की जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ के जो प्राइवेट कंपनीज़ है, भारत की प्राइवेट कंपनीज़ है, उनके साथ बैठ के काम करी। करीब 800 से ज़्यादा भारतीय कंपनी यहाँ पे घाना में काम कर रही है। करीब 15,000 इंडियन डायस्पोरा के मेंबर हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ लोग 3-4 जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं। तो घाना की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का है। मेडिकल सेवाएं मैं बताऊं, अगर आगरा में इस वक्त मैं हूं, यहाँ पे अब कुछ अच्छे हॉस्पिटल ज़रूर है, लेकिन हम जैसे चलते हैं थोड़े सिटी से बाहर गांव की तरफ निकलते हैं, वहाँ पे अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो ये यहाँ पे जब हम लोगों ने इनसे मिले तो कह रहे कि हम भारत की तरफ हम देखते हैं कि वो हमें प्रोवाइड करें मेडिकल फैसिलिटीज़। एक बेसिक CT स्कैन करने के लिए भी इनको यहाँ पे शहर में आना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम हो जाती है। ह्यूमन रिसोर्स, पढ़ाई या जो मेडिकल की पढ़ाई की है या दूसरी पढ़ाई है, यहाँ पे घाना से बहुत सारे बच्चे जाते हैं भारत में पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भारत उनको प्रोवाइड कर सकता है। डिजिटल
पावर प्रोवाइड कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग में ये बहुत अहम हो जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ह्यूमन रिसोर्सेज शुरू करके सारी चीज़ें एक साथ तैयार करते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट जुबली हॉल जो है, जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो है जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद जाएंगे, वो खुद भारत ने उसके लिए ग्रांट दिया था, जिसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन, उसका डिजाइनिंग शुरू हुआ। तो भारत के साथ घाना का रिश्ता जो है आज का नहीं है, बहुत पहले का है और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, ये एक नई मिसाल, एक नया मील का पत्थर साबित होगा दोनों देशों के लिए। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें तपस, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीटी प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए पटना में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंच गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और भाजपा के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंच चुके हैं और बीजेपी की एक अहम यहां पर बैठक होने वाली है। अपने आप में ये काफ़ी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक को काफ़ी अहम कहा जा रहा है। तो वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में है और किन मायनों में ये बैठक बेहद अहम हो जाती है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि बिहार विधानसभा इस साल बनी है, तो ऐसे में ये बैठक अपने आप में लाजमी है कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो दूसरी जरूरी बात है कि इसमें राजनाथ सिंह जब हिस्सा ले रहे हैं और चुन करके बीजेपी के 1000 से ज्यादा जो नेता हैं उनको इसमें इनवाइट किया गया है और बताया जा रहा है कि जो पूरा चुनाव का जो दौर चलेगा, इसके दौरान क्या रणनीति बीजेपी अपनाएगी, किस तरीके से बूथ टू बूथ मार्किंग करनी है, इस पे भी चर्चा की जाएगी। एक स्पेशल बात ये भी है कि स्पेशल इलेक्टोरल रोल बिहार में किया जा रहा है, जिसमें ये 2003 के बाद अभी बिहार में किया जा रहा है। इसमें घर घर जाकर के चुनाव आयोग जो है वो जो मतदाता सूची है उसको रेक्टिफाई कर रहा है कि इसमें कौन लोग हैं, कौन लोग जीवित हैं, सम्मिलित है, यानी इसको शुद्धिकरण का काम कर रहा है। ऐसे में बीजेपी भी इसको लेकर के काफी सजग है कि कहीं इसमें उसके जो मतदाता है वो कोई छूट ना जाए। बीजेपी ने भी ये जिम्मा उठाया है कि उनके जो कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल पर इसको जाकर के देखें, माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि जो BLO है वो घर घर जाए और लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले सकें। जी बिल्कुल। मधुरेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार क्योंकि ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और बड़ी बैठक है, राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या कुछ रणनीति बीजेपी की दिखाई देती है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार होगा इस बैठक में? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बिहार में तो बीजेपी NDA के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास का ही है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से जब यहाँ NDA की सरकार रही है और विकास जो है वो काफी तेजी से राज्य का हुआ है। उसके पहले की जो सरकार थी उसे कथित रूप से जंगल राज का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जिस राजधानी पटना में हम अभी खड़े हैं और जहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बापू सभागार, ऐसा कोई ऑडिटोरियम
बिहार में था ही नहीं। अगर आपको कोई सभा करना है, कोई कार्यक्रम करना है, तो एक खुले मैदान में, गांधी मैदान में आपको कार्यक्रम करना पड़ता। और आज की डेट में इस तरीके के 2 बड़े ऑडिटोरियम हैं जहां 1000-5000 लोगों के साथ आप सभा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो बड़े आयोजन वो कर सकते हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो भी काफी तेजी से सुधरा है। राज्य में जिस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं उसको लेकर के भी बीजेपी जो है वो अपना मुद्दा बना रही है इस बार चुनाव को लेकर के। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो आज की बैठक में डिस्कस किया जाना है, जो जिसको लेकर के दोपहर 2 बजे के आसपास सम्राट चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे यहीं पे। जब ये बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद 2 बजे के आसपास जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जो बैठक हुई उसमें क्या क्या बातें निकल के आई उसकी जानकारी भी देंगे। नजर बनाए रखिए मधुरेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन पर कड़ा निशाना साधा है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर सवाल उठाया और मुंबई आतंकी हमले, बटला हाउस मामले में पुलवामा अटैक के दौरान कांग्रेस के बयानों का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी में क्लियरली कहना चाहता हूं, इतने साल लोगों को भड़काकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी राजनीति उन्होंने चलाया है। इस तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत हम देख चुके हैं। कांग्रेस का जो हाल है अभी और इंडी अलायंस का जो हाल है, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या केरल में, और केरल में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हो रहा है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस के हाथ में संविधान, मुंह में सेक्युलरिज्म और राजनीति जमाते इस्लामी के साथ है। उनके पास एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, मुंह में सेक्युलरिज्म, लेकिन राजनीति करते हैं जमाते इस्लामी के साथ। कांग्रेस की सच्ची राजनीति क्या है? इस बेशर्म राजनीति के पीछे उनके तुष्टीकरण और उनका डेस्परेशन है, क्योंकि विकास के बारे में, लोगों के मुद्दों के बारे में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हालत कर दिया है उन्होंने, तेलंगाना में क्या हालत कर दिया है इकोनॉमी का, और हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया है इकोनॉमी का। विकास के बारे में उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं है कहने के लिए, बस करप्शन और अपीजमेंट। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कॉलेज कैंपस की शिक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। अगर आप एक कॉलेज कैंपस को सेफ नहीं रख पा रहे, कॉलेज कैंपस के अंदर अगर इस एक छात्रा के साथ, एक स्टूडेंट के साथ अगर बलात्कार होता है, तो आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। ममता बनर्जी खुद बोल चुकी है कि छोटी घटना है, ऐसी चीज़ें होती है। तो रेप को लेकर हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार ये मुझे लगता है कि एट ऑल सीरियस नहीं है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेन के सेविल में यूरोपीय निवेश बैंक समूह की प्रेसिडेंट नादिया कैल्विनो से मुलाकात की। इस मुलाकात से यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और भारत के बीच साझेदारी और मजबूत हो सकती है। विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से इतर इस बैठक में भारत में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के विस्तारित पोर्टफोलियो, 7 मेट्रो परियोजनाएं और एक शहरी रेल परियोजना के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही पानी और स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्रों में भी काम के विस्तार पर चर्चा हुई। इसके अलावा डिजिटलीकरण में भारत की ताकत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका पर बात हुई। निर्मला सीतारमण और नादिया कैल्विनो ने डिजिटलीकरण, आर्थिक विकास और अन्य क्षेत्रों में तीसरे देशों के साथ साझेदारी की संभावना पर चर्चा की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधित कानून पर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा लगातार हमलावर है। जगदम्बिका पाल ने तेजस्वी को घेरते हुए कहा कि जो नेता संसद से पारित कानूनों और संविधान का सम्मान नहीं करते और बिल फाड़ते या उन्हें कूड़े में डालने की बात करते हैं, उन्हें जनता भी चुनावों में कूड़े में डाल देती है। जगदम्बिका पाल ने जोर देते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़ में लगे हैं और इन बयानों को उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।
जगदम्बिका पाल ने साथ ही कहा कि इस बिल पर मुस्लिम समाज के विद्वानों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध वर्गों से विस्तृत चर्चा की गई है। ये बयान केवल उनके राजनीतिक है, तुष्टीकरण का बयान है। बिहार का चुनाव है, इसलिए चाहे तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि हम इस बिल को, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसको कूड़ेदान डाल देंगे, लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं। उनकी सरकार आनी नहीं है इसलिए कोई बयान दे दे, या ओवैसी कह रहे हों कि ये कानून पास हुआ है, इससे वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी। जस्टिस सच्चर ने जो रिपोर्ट दिया था कि 2006 में कि वक्फ की आमदनी 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, मात्र 163 करोड़ हो रही, उसका खुर्दबुद मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड के लोग कर रहे थे। तो आज मोदी की सरकार ने जस्टिस सच्चर की 2006 की रिपोर्ट को लागू किया है। इसलिए किया है कि आज उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब मुसलमान को मिले, पसमानदा को मिले, मुस्लिम विडोज को मिले, मुस्लिम ऑर्फन बच्चों को मिले, एजुकेशन के लिए मिले, तालीम के लिए मिले, हेल्थ के लिए मिले। कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान और बढ़ती जा रही है। विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि 2 महीने के भीतर डीके शिवकुमार राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 100 नहीं 200% तय है कि अगले 2 महीनों में डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। If party wanted to survive, if we wanted to see Congress party on power in 2028, God promise, we need a change. A good administration we need. This is the right time for our survival. Shivkumar was given a wonderful contribution to the party to build the party, to bring this number. He has struggled a lot. His efforts were so much. Sky is the limit for his efforts. He has given such a programs. आगे बढ़ते हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने इस हमले के दोषियों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों को कटघरे में लाने का आह्वान किया। अपने साझा बयान में उन्होंने कहा कि क्वाड ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की है और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। क्वाड के साझा बयान में कहा गया है कि हम इस साल 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और 1 नेपाली नागरिक की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करते हैं। इसके साथ ही साझा बयान में ये भी जानकारी दी गई कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल का शुभारंभ किया गया है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा भी की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के रणनीतिक महत्व पर बात की और उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। जयशंकर ने कहा, हमारी रक्षा साझेदारी आज वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण और औद्योगिक सहयोग और सह उत्पादन नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से यूएस भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के एक नए ढांचे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। क्वाड बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से भी मिले। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मिलकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। हमारी चर्चाएं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और सहजता को दिखाती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं।
मिड प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DG न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर श्री अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को आज रवाना किया। ये जत्था आज उधमपुर के टिकरी गांव पहुंच गया। इस दौरान तीर्थयात्रियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। यहां काली माता मंदिर में यात्रा के पहले आधार शिविर पर ये लोग ठहरे हैं। वहीं रामबन के चंद्रकोट में भी अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज सुबह चंद्रकोट पहुंच गया। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। औपचारिक रूप से कल 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। वहीं पहलगाम को भी अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का बेसब्री से इंतजार है। दक्षिण कश्मीर के लोग काजीगुंड में नवयुग सुरंग पर अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहलगाम वही जगह है जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्दोष सैलानियों पर हमला किया था, जिसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK में घुसकर आतंकवादियों के लॉन्च पैड को नेस्ता नाबूद कर दिया। अब वही पहलगाम उस घाव को भूलकर आगे बढ़ चुका है और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए उत्साह से भरा है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। पुलिस और CRPF ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। तीर्थयात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई कि खाने से लेकर रहने तक की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत ही बेहतरीन इंतजाम है। आज पहले दिन पहले जत्थे में हम शामिल हैं। भक्तों के लिए खाने पीने ठहरने का बहुत बढ़िया इंतजाम है। सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया इंतजाम है। जम्मू में भी गए थे, जम्मू में भी हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ भी बहुत बढ़िया इंतजाम था। गोरखपुर से मैं आया हूँ, बहुत खुश हैं हम तो और जाने के लिए उत्साहित हैं। भोलेनाथ के दर्शन मिल जाएंगे, अब इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो काफ़ी उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ जम्मू से इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के अनुसार। जी अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ विशेष इंतजाम इस बार किए गए हैं? देखिए, इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पर आज सुबह ही रवाना किए गए हैं, 5000 से अधिक श्रद्धालु आज यात्रा के लिए निकले हैं आज सुबह ही। और इंतजाम की बात की जाए तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि श्रद्धालुओं के रहने से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम पूरी तरह से किया जाए। और जब हमने सुबह कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की भी कोशिश की, उनका ये कहना था कि रहने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी है और श्रद्धालु इससे काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है जवानों की और भारी संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। और श्रद्धालु जब यहां से गुजरेंगे जिस रास्ते से, तो रास्ते में उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी रखी गई है। तकरीबन 100 से ज्यादा जगहों पर लंगर की व्यवस्था है। तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा अलग हो जाता है कि किस तरह से सरकार की तरफ से भी इसमें पूरा योगदान दिया जा रहा है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। 5000 से अधिक लोग आज रवाना हुए हैं और 3,31,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। पहलगाम के रास्ते से 3000 से ज्यादा लोग आज यात्रा के लिए गुजरेंगे और बालटाल के रास्ते से जो बाकी के लोग हैं वो वहां से गुजरने वाले हैं। तो लोगों में एक अलग ही उत्साह है। जब सुबह हमने लोगों से बातचीत की तो बम बम भोले, हर हर महादेव के नारों से पूरा जम्मू शहर गूंज उठा था। और इस समय कुछ देर पहले ही हमारे पास जानकारी पहुंची है कि बानिहाल भी यात्रा जो है वो क्रॉस कर चुकी है और यात्रा जल्द ही अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी।
बिल्कुल, आपसे यही समझना चाहेंगे, श्रद्धालुओं से आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह का उत्साह और किस तरह से जो प्रबंध उनके लिए किए गए हैं, उस पर उन्होंने संतुष्टि जताई है? जी, बिल्कुल। जिस तरह से मैंने ज़िक्र किया कि जब जो श्रद्धालु हैं अलग-अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो पहुँचने के बाद उनके रहने, खाने-पीने का इंतज़ाम पूरी तरह से सरकार द्वारा किया गया था और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार संपर्क में है और इसके साथ-साथ मौसम भी सुबह बिगड़ा था थोड़ा-सा, जिसकी वजह से बारिश और बादल छाए थे और इसको लेकर भी श्रद्धालुओं को लगातार बताया जा रहा है, एडवाइज़री जारी की जा रही है कि मौसम को लेकर भी किस तरह से उनको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मानसून आ चुका है और इसको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्रद्धालुओं के लिए भी कि मौसम को लेकर पूरी जानकारी रखें और इसीलिए श्रद्धालुओं को ये भी बताया गया था कि किस तरह से कपड़े वगैरह साथ में गर्म लेकर आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रास्ते में खाने की व्यवस्था जगह-जगह पर की गई है, तो श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से किसी जगह पर भी कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, अंकुश आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पहलगाम हमले के बाद ये यात्रा हो रही है और तमाम तरह के जो इंतज़ाम हैं वो किए गए हैं और जिस तरह से श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पर एक सटीक मैसेज है देशवासियों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से कि सरकार पर, देश के शीर्ष नेतृत्व पर उन्हें पूरा विश्वास है और किसी भी तरह की जो कायराना हरकत है आतंकियों की या इस तरह के तत्वों की, वो उनके इस विश्वास को डिगा नहीं पाई। जी, बिल्कुल। जब हमने सुबह कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश की और उनसे ये सवाल भी पूछा कि क्या किसी तरह का कोई डर या भय का माहौल तो नहीं है, किसी तरह का कोई डर तो नहीं है, तो उनका ये कहना था कि भोलेनाथ के दरबार पर जा रहे हैं, डर किस चीज़ का होगा। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाना होगा कि श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंचे हैं। 3,31,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुकी हैं। बीते वर्ष 5 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है उन्होंने दर्शन किए थे और इस साल भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आंकड़ा इसके पार भी जा सकता है, क्योंकि 3,31,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक पहलगाम आतंकी हमले के दौरान एक डर का माहौल जरूर बना था, लेकिन जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की उसके बाद से हर एक भारतीय के दिल में यह संतोष है कि किसी तरह की भी डर की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना होगा। और पहलगाम में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से दोबारा से जो टूरिज्म है वो भी दोबारा से रिवाइव हो रहा है। हालांकि टूरिज्म में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई थी, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि दोबारा से टूरिज्म को उस लेवल तक पहुंचाया जाए, रिवाइव किया जाए, तो इसमें जनता का सहयोग भी जरूरी है, सरकार का सहयोग भी जरूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें लगातार जो है सहयोग कर रही है ताकि टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचे। और यही कारण है कि कुछ रोज पहले हमने देखा था जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी साइकिलिंग करते हुए नजर आए थे पहलगाम में। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उत्साह जरूर है, खुशी जरूर है और भोलेनाथ से मिलने के लिए उत्सुकता जरूर है भक्तों में। अंकुश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है, जब हम श्रद्धालुओं की बात करते हैं और इंतज़ामों की बात करते हैं तो काफ़ी इसमें अहम हो जाते हैं जो बेस कैंप्स होते हैं, इसके साथ ही जो ट्रांजिट कैंप्स होते हैं। तो कितने बेस कैंप्स बनाए गए हैं, कितने ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं और किस तरह से यात्रियों को वहाँ से, क्योंकि रवाना करने का एक सिस्टम होता है, तो वो किस तरह से डेवलप किया गया है? देखिए, यात्रियों को यात्री भवन में ठहराया गया है और जैसे जैसे आगे प्रोसेस चलता जाएगा उसी तरह से यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। और जम्मू में भगवती नगर है जहां पर बेस कैंप बनाया गया है और जहां पर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु रह सकते हैं, जहां पर उनके ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। तो श्रद्धालुओं से जब हमने बातचीत की तब भी उनका यही कहना था कि श्रद्धालु, जाहिर सी बात है, जब आज सुबह निकलना था तो एक रोज पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे, बीती रात पहुंच गए थे, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखने को मिली। और आज जो सुबह गाड़ियां रवाना हुई हैं वो 310 के आसपास गाड़ियां रवाना हुई हैं, जिसमें बसेस भी हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं और किसी प्रकार की भी कोई समस्या अभी तक श्रद्धालुओं को आती हुई नजर नहीं आई। यही कारण है कि सरकार लगातार इस कोशिश में थी, काफी दिनों से सरकार इस कोशिश में लगी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस कोशिश में लगी थी कि जो यात्रा है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। यही कारण है कि हजारों की संख्या में जो जवान हैं उनको
तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की भी कोई खलल इस यात्रा में डालने की कोशिश ना हो, और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार कार्य कर रही थी। और जम्मू में भी हमने देखा कि यात्रा से 2 रोज पहले ही ऑन स्पॉट टोकन्स भी दिए गए लगभग 4000 के करीब, और इसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया गया, मॉक ड्रिल्स की गई ताकि सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न ना हो। और श्रद्धालुओं के ठहरने को लेकर जो सेंटर सिटी पॉइंट है जम्मू का, यहाँ पर भी लगातार पुलिस प्रशासन लगातार कार्य कर रहा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी ताकि श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे तो किसी भी प्रकार की भीड़ ना हो और जो प्रोसेस हो वो बिल्कुल स्मूथ रहे। और अब यही आशंका जताई जा रही है, पहले दिन ज्यादा ये देखने को मिलता है अक्सर कि पहले दिन रश ज्यादा होता है, श्रद्धालु उत्सुक ज्यादा होते हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जाती है। लेकिन अब जिस तरह से कल से यात्रा जो है पूरी तरह से आरंभ हो जाएगी तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल और एक स्मूथ प्रोसेस जो है 9 अगस्त तक चलने वाला है। बिल्कुल अंकुश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को आज आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने यह घोषणा की। विधायक हेमंत पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष पद पर चुने जाने का सर्टिफिकेट सौंपा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हेमंत सहज और गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से धर्मेंद्र प्रधान ने हेमंत खंडेलवाल को शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं, मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। रेल को गति तो देश को प्रगति। जम्मू श्रीनगर USBRL प्रोजेक्ट के बाद मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों में अब शुमार होने जा रहा है उत्तर पूर्व का राज्य मिजोरम। जी हां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी का ही नतीजा है कि बहुत जल्दी मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क के देश के अन्य भागों से सीधे जुड़ जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की मिजोरम से यह खास रिपोर्ट। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश के मुख्य रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली बाइरबी सायरंग नई रेल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जो पूर्वोत्तर में संपर्क, व्यापार और विकास के नए द्वार खोलने जा रही है। तकरीबन 51.38 किलोमीटर लंबे इस रेल प्रोजेक्ट से मिजोरम की राजधानी आइजोल तक भारतीय रेल तकरीबन 110 किलोमीटर की रफ्तार से पटरियां पर फर्राटा भरेगी। जहां आज सिलचर से आइजोल आने में सड़क के माध्यम से 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है, वहीं अब इस रेल नेटवर्क के जरिए महज 3 घंटे में आप सिलचर से आइजोल तक का सफर पूरा करेंगे। बाइरबी सायरंग रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर 2014 में रखी थी, जो बहुत जल्द कमर्शियल ऑपरेशन के लिए शुरू होने जा रहा है। आज की डेट में आप सिलचर से जब चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम जो है आप 8-9 घंटे से पहले आप जहाँ से पहुँच सकते हैं। और मानसून में तो जहाँ पे रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती है। बाय ट्रेन यहाँ से बैरबी और बैरबी से सिलचर मैक्सिमम आपको 3 घंटे में आप लोग पहुँच जाएंगे। ये इतना टाइम आपको रिड्यूज हो जाएगा। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट का सवाल है, सबसे बड़ा तो इसमें चेंज आएगा कि इसका जो है इंटीग्रेशन विद द नेशनल, हमारा मिजोरम जो है एक स्टेट कैपिटल रेलवे नेटवर्क से पूरे इंडिया से जुड़ जाएगा। तकरीबन 5022 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में 4 रेलवे स्टेशन हैं, जो आने वाले समय में मिजोरम के लिए लाइफलाइन का काम करेगा। छोटे बड़े ब्रिज की बात करें तो इस रेल नेटवर्क पर 154 ब्रिज हैं, जो 48 छोटे बड़े टनल। ब्रिज नंबर 144 जो मूलखांग और सायरंग रेलवे स्टेशन के बीच स्थित है, यह इस प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 104 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा। पूर्वोत्तर में मिजोरम चौथा ऐसा राज्य होगा जिसकी राजधानी रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से न सिर्फ
उत्तर पूर्व भारत के मिजोरम के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर के एक ऐसा यहाँ पर विकास को देखने को मिलेगा जिसका परिणाम होगा कि यहाँ के जो मिजोरम की न सिर्फ तस्वीर बदलेगी बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बढ़ेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस सफलता को मिजोरम को भारत के दिलों से जोड़ने वाला परियोजना बताया है, जिसे आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही शुरू कर दिया जाएगा। लोग यहाँ फर्स्ट टाइम ट्रेन देखे हैं, लोग काफ़ी उत्साहित हैं और ये भारत सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्टेट कनेक्टिविटी उसका एक पार्ट है। इससे यहाँ की जनता काफ़ी उत्साहित है और इस यहाँ की जनता के लिए एक वरदान साबित होगा। सामरिक दृष्टि से भी देखें तो मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ राज्य है। ऐसे में इस सीमावर्ती राज्य में रेल नेटवर्क के कारण रसद और जरूरी सामानों की आपूर्ति भी समय पर मुमकिन हो पाएगी। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मिजोरम। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लागू होने के फैसले का कई ट्रेड संगठनों ने स्वागत किया है। टीयूसीसी के राष्ट्रीय महासचिव एसपी तिवारी ने कहा कि इससे जहां बेरोजगारी दूर होगी वहीं उत्पादन के क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी होगी। श्रम मंत्रालय ने इस पर कई त्रिपाक्षिक वार्ताओं का दौर चला, उसमें जब चर्चाएं हुई, हम लोगों ने भी अपने प्रस्ताव दिए, तो भी हमें ये नहीं लग रहा था कि सरकार इसको वास्तव में क्या ले आएगी। लेकिन अब चूंकि ये सरकार ले आई है, इसलिए सबसे पहले हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो प्रयास किया है, ये प्रयास से न केवल बेरोजगारी दूर होगी, न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट होगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बूस्ट होता है तो निश्चित रूप से दुनिया के जिन देशों के साथ नियोक्ता हमारे कंपटीशन कर रहे हैं वहां एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आएगी और हम लोग हमारे हिंदुस्तान का सामान वहां बिकेगा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनके निधन के बाद भी 600 साल पुरानी इस संस्था की परंपरा जारी रहेगी। दलाई लामा ने स्पष्ट किया कि 15वें दलाई लामा की पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी गदेन फोड्रंग ट्रस्ट पर होगी। गदेन फोड्रंग ट्रस्ट की स्थापना तिब्बती संस्कृति को संरक्षित करने और तिब्बती लोगों के साथ साथ अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए की गई थी। ये ऐलान उन्होंने अपने 90वें जन्म दिवस से पहले एक वीडियो संदेश के जरिए किया, जिसे 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया। हालांकि वे स्वयं सम्मेलन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका संदेश वीडियो के माध्यम से सभी प्रतिनिधियों ने देखा। ये निर्णय उनके अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे उनके उत्तराधिकार को लेकर वर्षों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है और 3 दिनों से इसने मंडी में तबाही मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार 5 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग अभी भी लापता हैं। 30 जून और 1 जुलाई को हुई बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सराज में हुआ है। लगातार बारिश से सराज विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्र ठुनान गांव में भयानक तबाही हुई। हालात इस हद तक खराब हुए हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है। सड़कें, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट हो गई है। मंडी जिला प्रशासन भी इलाके से सही अपडेट नहीं ले पा रहा है। इसी वजह से अभी भी वहां राहत और बचाव दल तैनात नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 घर और दुकानें तबाह हो गई हैं। कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति व्यवस्था बाधित है। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और एसडीआरएफ हाई अलर्ट पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज इलाके का दौरा किया। बड़ी क्षति हुई है। ये सारा इलाका इस पुल के माध्यम से ही कनेक्टेड था। अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया। एकमात्र रोपवे जो जिसमें हम आए यहाँ तक, तो वो एक जरिया रह गया है। यहाँ कम से कम 10 पंचायतों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है और मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह किया है कि लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भी प्रयास करें और उसके साथ साथ दूसरी बात हमने कही कि क्योंकि सड़कों को रिस्टोर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए राशन भी हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से बर्मिंघम में शुरू होगा। पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम
सीरीज में 0-1 से पीछे है। बर्मिंघम में भारत ने अब तक 8 टेस्ट खेले हैं, लेकिन टीम को एक में भी जीत हासिल नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास जीत हासिल कर इतिहास रचने का बड़ा मौका है। टीम इंडिया ने ठाना है, इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराना है। एजबेस्टन में जो अब तक नहीं हुआ उसे करके दिखाना है। लेकिन ये बात जितनी कहने में आसान है, असलियत में टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके हल के लिए इस बार टीम प्लेइंग 11 में हर वो बदलाव करना चाहेगी जो उसे इस मैदान पर पहली टेस्ट जीत दिलाए। एजबेस्टन की पिच की बात करें तो पहले 3 दिन ये पिच बल्लेबाजों के मुफीद रह सकती है, जबकि आखिरी 2 दिन इस पर फिरकी का पेच बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए इस पिच पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर अहम भूमिका निभा सकता है, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का इस मैदान पर पिछला अनुभव काम आ सकता है। सिराज ने साल 2022 में इस मैदान पर 6.18 की इकोनॉमी से 4 विकेट हासिल किए थे। वहीं बल्लेबाजी की बात की जाए तो वैसे तो पिछले मैच में शतक देखने को मिले थे, लेकिन टीम इंडिया की बड़ी सिरदर्दी अंतिम के 5 बल्लेबाजों का डाउनफॉल है, जिसने काफी हद तक टीम को मैच पर अपनी पकड़ बनाने से दूर किया। इस सब के अलावा जिस तरह से पिछले मैच में कैच छूटे, उस पर भी टीम को अपनी दिक्कतों को दूर कर सामने आना होगा। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो टीम के लिए ये मैदान हरदम उनके हौसले को बढ़ाता रहा है। इंग्लैंड ने बर्मिंघम में 56 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 30 में टीम को जीत मिली है, जबकि 11 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 15 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है, जिनके बल्ले से 62.92 की स्ट्राइक रेट से 920 रन आए हैं। साथ ही साथ बेन टिकट का तूफान एक बार फिर भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द रह सकता है। गेंदबाजी में इस टीम को क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स का बड़ा सहारा रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे